बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी पर। लास्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर बात कर चुके हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने दो नकाइस या दो उसके डिफेक्ट्स पर बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था एक कि एटम जो है ये क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहा है। दो डिफेक्ट्स पर हमने बात की थी, जिसमें पहला डिफेक्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है, सो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हुए वो अपनी एनर्जी खारिज करता है और एनर्जी खारिज करते करते आखिरकार उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को जो है वो तबाह हो जाना चाहिए। दूसरा हमने ये बात की थी कि एटम जो है क्योंकि मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, सो इस वजह से उसको एनर्जी का एक मुसलसल स्पेक्ट्रम जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में एटम जो बनाता है ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। सो इन दो डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आखिरकार नील बोहर ने जो है वो अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की और इसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी जी 1913 में। अब इसकी जो थ्योरीज थी ये मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो है ये बेस करती थी। मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस करती थी। अब मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी जी? मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी ये थी कि जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल के अंदर जो है वो गर्दिश करता रहता है, सो ना तो वो अपनी एनर्जी खारिज करता है और ना ही एनर्जी जज़ब करता है। सो एनर्जी खारिज या जज़ब कब करेगा? जब वो अपने एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा या एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगा या मुंतकिल होगा। अब नील बोहर ने यही कहा कि अगर हमारे पास, मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये इसका जो है वो पहला शेल है, या इसको इसने एनर्जी लेवल का नाम दिया कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत कर रहा है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, सो ये हाइड्रोजन का एटम है जी, सो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इस तरीके के साथ जो है वो चक्कर काट रहा है। सो इसने ये कहा कि क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द ये वाले जहाँ पर ये हरकत कर रहे हैं, इनको इसने नाम दिया जी एनर्जी लेवल का, कि न्यूक्लियस के गिर्द जिस रास्ते के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन हरकत करता है उसको एनर्जी लेवल कहते हैं, या इसको हम शेल कहते हैं, या इसको जो है वो ऑर्बिट बोला जाता है। सो ये एक ही चीज के तीन नाम हैं, एनर्जी लेवल, शेल या ऑर्बिट। सो ये वाला जिसके जो यानी जो एनर्जी लेवल का तस्वुर, ऑर्बिट का तस्वुर या शेल का तस्वुर जो पेश किया था वो नील बोहर ने किया था। अब न्यूल बोहर की थ्योरी के मुताबिक अगर हम इसकी थ्योरी के पॉइंट के ऊपर आए तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो गर्दिश करता है और ये न्यूक्लियस से फासला r यानी रेडियस r पर के फासले के ऊपर जो है वो गर्दिश करेगा, और हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है, जो कि पीछे जो है वो रदरफोर्ड ने भी बात की थी। अब जब तक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी शेल में हरकत करेगा, यानी इसी शेल के अंदर जो है ये हरकत कर रहा है, सो तब तक तो ये ना अपनी एनर्जी खारिज करेगा और ना ही एनर्जी जो है वो जज़ब करेगा। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं जी, यानी अगर ये इसी में हरकत कर रहा है सो ये क्या करेगा, ना एनर्जी जो है वो ये जज़ब करेगा और ना ही ये एनर्जी खारिज करेगा। तो ना एनर्जी जज़ब करता है और ना ही एनर्जी ये खारिज करता है, जब तक ये एक ही शेल के अंदर, एक ही ऑर्बिट के अंदर जो है वो रहता है। अब एनर्जी खारिज या जज़ब कब करेगा? अभी हमने बात की कि एनर्जी खारिज या जज़ब उस वक्त करेगा जब ये एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, यानी एक शेल से दूसरे शेल के अंदर मुंतकिल होगा।
इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको ले जाते हैं। अब नीचे हम एक और एटम जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम ही है, यानी ये इसका सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है, ये वाला इसका जो है वो हमारे पास इसका पहला शेल आएगा, और इसी तरीके के साथ ये वाला जो है वो इसका, यानी ये इसका दूसरा शेल होगा, और इसके बाद इसका तीसरा शेल जो होगा। हमें इससे ज़्यादा जो है वो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यानी पहले शेल के अंदर जो है वो मौजूद है, सो इस वाले शेल की एनर्जी अगर हमारे पास E1 है और इस वाले शेल की एनर्जी हमारे पास है E2। अब जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी। यानी जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होगी, जितना जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा शेल उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल से यानी E1 से वो मुंतकिल होता है E2 में, यानी इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले से जा रहा है ज्यादा एनर्जी वाले में। सो जब ये कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा तो इस सूरत में ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, ये एनर्जी को जज़ब करेगा, क्योंकि उसको अब हरकत करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि E2 की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले से, यानी यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है E2 के अंदर, ये वापस आता है जी कम एनर्जी वाले में, तो इस वक्त क्या करेगा, अब क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, अब इसने कम एनर्जी वाले में जाना है, तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगा, ये एनर्जी खारिज करता है। ये एनर्जी क्या करता है जी, ये एनर्जी खारिज करेगा। यानी जब कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा, और जब ये ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में जाएगा तो एनर्जी खारिज करेगा। अब कितनी अमाउंट के अंदर ये एनर्जी जज़ब या खारिज कर सकता है जी, इसको हम निकाल सकते हैं जी डेल्टा E। डेल्टा की ये वाली जो हमने यहां पर ट्राइंगल यानी एक मुसलसल से ड्रा की है, इसको डेल्टा बोला जाता है जी। इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है जी तब्दील, यानी कितनी एनर्जी के अंदर जो है वो तब्दीली आई है। सो मैं यहां पर अब तब्दीली ही लिख लेते हैं जी, यानी कितनी एनर्जी में तब्दीली आई है। अब वो किस तरह से निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे जी E2 माइनस, यानी ज्यादा एनर्जी वाले में से कम एनर्जी को हम माइनस कर देंगे। अब ये कितनी एनर्जी खारिज होगी, ये बराबर होगी जी किसके, H न्यू के। ये वाला जो है हमारे पास है इसको बोला जाता है न्यू, ये बराबर है H न्यू। H यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, यानी H बराबर है जी 6.63 ज़रब 10 की ताकत -31 जूल सेकंड। ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो H की वैल्यू होगी। और न्यू यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, न्यू यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। न्यू यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यू यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर करेगा फ्रीक्वेंसी को, यानी डेल्टा E बराबर है जी H न्यू। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर हरकत कर सकता है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हरकत करेगा वो एक खास एंगुलर मोमेंटम के तहत जो है वो हरकत करता है, यानी खास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी जिस एरिया के अंदर, वहां पर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी, जब कोई चीज दायरे में हरकत करती है, यानी आपका चक्का है, जैसे साइकिल का चक्का है, घूम रहा है, सर्कल के अंदर वो घूमता है, यानी एक दायरे के अंदर जो है वो हरकत कर रहा है। सो जब वो दायरे में हरकत करता है तो उसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा जी, वो एंगुलर मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम को अगर मैं यहां पर लफ्जी वैल्यू यहां पर हम लिखें, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा जी, एंगुलर मोमेंटम यानी मोमेंटम क्या होता है जी, P बराबर है जी mv। यानी मोमेंटम क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है, यानी किसी चीज जिस्म का कोई मास भी हो और वो किसी वेलोसिटी के साथ हरकत भी कर रहा हो तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई मोमेंटम की वैल्यू होगी। अब यहां पर अगर कोई चीज जो है वो दायरे में हरकत करती है, कोई चीज अगर दायरे में हरकत कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, वो होगी जी mvr = nh/2
पाई। m मास होगा, v वेलोसिटी होगी, r जो है वो रेडियस होगा, n जो होगा वो नंबर ऑफ शेल होगा कि कौन सा शेल है, यानी ये पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर मूव कर रहा है तो पहली, अगर दूसरे के अंदर मूव कर रहा है तो दूसरा, अगर तीसरे के अंदर मूव कर रहा है तीसरा, सो आगे सो ऑन। h प्लैंक्स कांस्टेंट है 2 और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं जी 3.14। सो ये हमारे पास जो है वो मैक्स प्लैंक्स के या हमारे पास बोहर के जो है वो कुछ थ्योरी के पास्टुलेट हमारे पास हैं या मफरूजे जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब हम अपनी किताब को देख लेते हैं कि ये सारी ही चीज़ें जो है वो हमारी किताब पर जो है वो किस तरह से लिखी गई हैं। अब किताब की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा में हम एक बात का और जिक्र करते चले जाएं, और वो है जी क्वांटम। कि क्वांटम क्या होता है जी? लफ्ज है जी क्वांटम। अब क्वांटम से मुराद है जी मखसूस एनर्जी। क्वांटम से क्या मुराद है जी? क्वांटम से मुराद है मखसूस एनर्जी, यानी यो हम कह रहे हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। ये वाला जो एनर्जी का पैकेट है, ये वाला जो एनर्जी का पैकेट है, ये वाली मखसूस एनर्जी है जी, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम। अब हम चलते हैं जी अपनी किताब की तरफ कि हमारी किताब में इसको किस तरह से लिखा गया है। सो अब इसको यहाँ से जो है वो हम रीड कर लेते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नुकाइश को मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया। मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को इसके एटॉमिक मॉडल की बुनियाद बनाया, यानी इसने किस थ्योरी को इस्तेमाल किया? मैक्स प्लैंक्स की। कौन सी थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। और अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो हमने रदरफोर्ड ने कौन सी मॉडल यानी कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट किया था या कौन सी थ्योरी को अपनाया था अपना मॉडल पेश करने के लिए? उसने क्लासिकल थ्योरी को अपनाया था, जबकि नील बोहर किस थ्योरी को अपना रहे हैं? ये क्वांटम थ्योरी को अपना रहे हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी जज़ब करते हैं और ना ही एनर्जी खारिज करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन मखसूस एनर्जी के मदार या ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं जो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। ये एनर्जी लेवल की तारीफ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मखसूस एनर्जी के मदार या ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इसलिए किसी ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मिकदार मुतय्यन या क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब भी यही है जी, मखसूस होना, मुतय्यन होना। अब इसके कुछ मफरूज़े हैं जी। अब इन मफरूज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। ये अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है कि आप बोहर के एटॉमिक मॉडल के मफरूज़े जो है वो लिखें। तो सबसे पहला मफरूज़ा है जी कि हाइड्रोजन एटम छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस r के एक गोल ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक गोल ऑर्बिट के अंदर जो है वो गर्दिश करेगा। हर ऑर्बिट एक मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रहता है ये एनर्जी जज़ब खारिज या जज़ब नहीं करता। एनर्जी खारिज या जज़ब सिर्फ उसी वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। अब यहाँ पर एनर्जी लेवल्स के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। सो पहला जो एनर्जी लेवल है इसको की बोला जाता है, अगले वाले को एल बोला जाता है और उससे अगले वाले को एम बोला जाता है। यानी जब तक किसी एक ऑर्बिट के अंदर है ना एनर्जी खारिज करेगा ना जज़ब करेगा। एनर्जी खारिज या जज़ब कब करेगा? जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है वो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है जी कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है तो एनर्जी जज़ब करता है। यानी जब कम वाले से ज्यादा वाले में जाएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस आता है तो एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी में इसकी कीमत डेल्टा ई को प्लैंक्स की इस मुसावा से मालूम किया जा सकता है। यानी डेल्टा ई बराबर है जी E2 - E1 बराबर है एच न्यू। ये V नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं जी, ये हमारे पास है न्यू। और न्यू को किस तरह से लिखा जाता है जी? इस तरीके के साथ। यहां H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी कीमत 6.63 ज़रब 10 की ताकत -34 जूल सेकंड है और न्यू रोशनी की फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में हरकत कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर है जी nh/2π। यहाँ n एक अदद है जिसे क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर कहते हैं और इसकी कीमत 1, 2, 3 तक हो सकती है। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को ज़ाहिर करता है।
तो ये हमारे पास जो है वो बोहर की एटॉमिक थ्योरी है। इसके बाद थोड़ा सा क्वांटम का हमने जिक्र किया जी। अब हमारी किताब के ऊपर क्वांटम का भी जिक्र मौजूद है। सो ये हमारे पास जो है वो क्वांटम है जी। अब क्वांटम से क्या मुराद है? क्वांटम का मतलब है मखसूस एनर्जी। ये एनर्जी की कम मिकदार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में खारिज या जज़ब हो सकती है। क्वांटम की जमा क्वांटा है। जर्मनी के तबियत दान मैक्स प्लांक्स ने ये इनका जो है वो टोटल जो है वो लिखा गया है जी, वो साल जिसके दौरान जो है वो पैदा हुए और जिस दौरान जो है वो इन्होंने वफात पाई, इनका टोटल जो है वो ड्यूरेशन लिखा गया है 1947 से लेकर 1858 तक। तो क्वांटम थ्योरी पर काम की वजह से 1918 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब इन दोनों थ्योरीज के दरमियान जो है वो फ़र्क है जी कि रदरफोर्ड की एटॉमिक की थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी के में मेन डिफरेंस क्या था। सो पहला डिफरेंस वही है जिस पर हम बात कर चुके हैं कि इसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पर थी, जबकि नील बोहर की जो बुनियाद थी ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर मौजूद थी। रदरफोर्ड ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, लेकिन इन्होंने एनर्जी लेवल्स का जिक्र नहीं किया था, जबकि इन्होंने आर्बिट्स के अंदर जो है मखसूस एनर्जी के आर्बिट में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। आर्बिट के मतलब कोई तस्वर नहीं पेश किया गया, जबकि इन्होंने कहा जी कि इनका एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, यानी इनके आर्बिट जो है वो मखसूस एंगुलर मोमेंटम जो है वो रखते हैं। सो नेक्स्ट, एटम मुसलसल एनर्जी स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करना चाहिए, लेकिन इसके मुताबिक जो है वो नील बोहर के मुताबिक एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करता। एनर्जी खारिज या जज़ब उस वक्त करता है जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव करता है, ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर ये जाता है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को फना हो जाना चाहिए, जबकि मैक्स प्लांक के मुताबिक एटम को जो है वो अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए। आज के लेक्चर में हमने बात की बोहर के एटॉमिक मॉडल पर। इसके अलावा हमने क्वांटम के बारे में देखा कि क्वांटम क्या होता है, और इसके अलावा हमने इन दोनों थ्योरीज यानी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी में जो बेसिक इनके डिफरेंस है उनके ऊपर बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।